मैं स्टार्टिंग में मुझे समझ में आ गया कि दिस एग्जाम इज मोर अबाउट योर सेल्फ स्टडी देन एनी हेल्प फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आपको बुक लिस्ट पता चल जाएगी, आपको बेसिक चीज़ें कोचिंग हेल्प कर देगी जानने में, बट अल्टीमेटली आपको घर पे आके जब तक आप खुद कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। जो एस्पिरेंट्स शुरुआत से उतने अच्छे नहीं रहे पढ़ने में, मतलब बहुत ब्राइट नहीं रहे हैं, पर उनको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना है, अब वो चाहते हैं कि अब वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दें, तो सर किस तरीके से सर एजुकेशन में अपना सर ये रुझान ला सकते हैं, उनको ये एजुकेशन को लेकर उनके अंदर अच्छी फील आ जाए। सर यूपीएससी का जब एग्जाम होता है तो सर उसमें सर एक होता है जिसके थ्रू लोग आईएएस आईपीएस आईआरएस बनते हैं। सर आप लोग का जो एग्जाम होता है आईएफएस का थोड़ा सा अलग होता है, उसके लिए थोड़ा सा अलग सिलेबस होता है, अलग एग्जाम पैटर्न होता है। सर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को गाइड कीजिए। मेरा नहीं हुआ, पीसीएस के प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ, और ग्रेजुअली मेरी अप्रोच ये रही कि फिर जो फाइनली एक रिफाइंड फॉर्म में बाहर आया कि अब मेरा प्रीलिम्स फिर एक लेवल के बाद जब होना शुरू हुआ, 2020 में मेरा पहला यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, उसके बाद मेरा हमेशा क्वालिफाई हुआ। तो वो जो रिफाइंड स्ट्रेटेजी थी वो ये थी। सर आप एक आईएफएस अधिकारी हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आईएफएस अधिकारी के तौर पे हमारी क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो सर आप थोड़ा सा इसके बारे में हम सबको गाइड करिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप बस खुद पे फोकस करें, अपने एग्जाम पे फोकस करें। ये बिल्कुल नहीं सोचें कि नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे थॉट्स अपने मन में नेगेटिव चीज़ें नहीं लाएं। अच्छा काम करते रहें, ग्रेजुअली ज़रूर आप बहुत ही अच्छा अपने लाइफ में कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी से चल रही होगी। दोस्तों आज की यह वीडियो हम सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं प्रत्युष सर, जो कि यूपीएससी 2022 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। और सर ने आईएफएस एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जिसमें सर ने 2 बार यूपीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो ऐसे सर की जर्नी रही है। तो आज के इस वीडियो में हम सर के साथ बातचीत करके यूपीएससी एग्जाम को थोड़ा आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सर की क्या स्ट्रेटजी रही प्रिपरेशन के दौरान, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपका ज्यादा कीमती समय ना लेते हुए हम सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप पीडब्ल्यू ओनली या इसके न्यू कोर्सेज का इंतजार कर रहे थे तो न्यू कोर्सेज आ चुके हैं, जिसमें 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए है संकल्प हिंदी इंग्लिश एंड पिनाकल इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 13,499 रुपए में। पर अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए प्रहार बैच जो कि हिंदी इंग्लिश में है एंड टाइटन बैच जो कि इंग्लिश में है और जिसका की रेट है 10,999 रुपए। वहीं अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके इन ईयर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ बैच, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है जो आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 इयर्स में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेज के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियल स्किल का भी कवरेज देता है। इसमें आपको मिलेगी एनसीईआरटी, जीएस, सीसेट, इन सभी की बेसिक टू एडवांस क्लासेज एंड प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट भी। वहीं अगर आपके इनमें से कोई ऑप्शनल है तो इंग्लिश मीडियम में स्पीच एबिलिटी रिटर्न ऑन इंग्लिश मीडियम स्लाइड ये अवेलेबल है। सब्जेक्ट के नेम मैं आपको बोल देता हूँ: एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, जियोग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में ये अवेलेबल है स्पीच एबिलिटी रिटर्न ऑन हिंदी मीडियम स्लाइड। एक बार मैं आपको इन सब्जेक्ट के भी नेम बोल देता हूँ: पीएसआईआर, इतिहास, हिंदी साहित्य एंड समाजशास्त्र। ये आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। ये आपको सिर्फ 9,999 रुपए में अवेलेबल है। आप इसके लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं लास्ट जो अनाउंसमेंट है वो है ये कि अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट 2, जिसमें यूपीएससी के पैटर्न और टाइमिंग के अकॉर्डिंग जीएस टेस्ट होगा 9:30 टू 11:30 AM एंड सीसेट टेस्ट होगा 2:30 टू 4:30 PM ऑन 30 मार्च फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, बट ओनली इन ऑनलाइन मोड, मतलब कि केवल ये ऑनलाइन में होने वाला है। अगर आपको इसके लिए रजिस्टर करना है तो इसके लिए मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्सेज परचेज करने हैं तो आप मेरा जो कूपन कोड है एक्स्ट्रा डोज उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा डोज कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको फर्दर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन सर हमारा आपसे यही है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब आपने किस तरीके से एजुकेशन किया हुआ है? मैंने 2013 में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। जी सर। उसके बाद मैंने आईआईटी बीएचयू से माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, जिसके बाद कुछ सालों तक मैंने अंडरग्राउंड माइन में धनबाद में काम किया जी और कोल इंडिया लिमिटेड में अलग अलग जगह रह के माइनिंग में काम किया। जी। फिर मैंने 2 बार पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया
असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इन सब जगह थोड़े टाइम तक काम किया और फाइनली अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैं एज डीएफओ फरुखाबाद पोस्टेड हूँ। मैंने आईएफएस 2022 बैच यूपी कैडर ज्वाइन किया था दिसंबर 2022 में। जी सर। सर आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने के बारे में कब सोचा, कब आपको लगा कि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहिए? मुझे जैसे मेरे क्योंकि फादर भी फॉरेस्ट सर्विस में ही थे। जी सर। तो बचपन से ही थोड़ा मोटिवेशन था क्योंकि नेचर के क्लोज हम लोग बहुत बचपन से रहे, तो उस चीज को देते हुए एक बचपन से ही रुझान था कि ऐसी ही किसी प्लेस में सर्व करना है लोगों के लिए जहां मैं ज्यादा से ज्यादा कर पाऊं। तो मैंने कॉलेज में ही सेकेंड ईयर में 2014 में आईआईटी बीएचयू के कैंपस के सामने ही एक छोटी सी कोचिंग थी, उसको ज्वाइन करके पहली बार समझने की कोशिश करी कि इसमें मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिस पे मुझे फोकस करना होगा। जी सर। कितना टाइम लगेगा इस तैयारी में, कितनी अनसर्टेनिटी है, और क्या मैं अपने आईआईटी एज इन बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है जहां से मैं अपने इंजीनियरिंग और बाकी बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, तो क्या मैं उस लाइन को परस्यू करूं और उसमें कुछ एक्सेल करूं अपनी लाइफ में, या फिर मैं सिविल सर्विसेज मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे पाएगी। तो उसके लिए मैं काफी सिविल सर्वेंट से मिला भी और उनसे मैंने डिस्कस किया। मेरे स्कूल के सीनियर कुछ रहे जिन्होंने मुझे गाइड किया। मेरे फैमिली में जो है मेरे फादर के थ्रू कई लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि आपके इंजीनियरिंग की नॉलेज तो आप सिविल सर्विसेज में यूज करोगे ही, क्योंकि आपको कोई भी काम करना है आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी है। घर बनाने का एस्टेब्लिशमेंट कुछ बनाना है तो आप सिविल इंजीनियरिंग यूज करते हो। कंप्यूटर आजकल सब कुछ ऑनलाइन है तो आप कंप्यूटर टेक्निक यूज करते हो। माइनिंग इंजीनियरिंग जो मैंने करी, तो माइनिंग क्लियरेंसेज आजकल क्या है कि फॉरेस्ट एरियाज में ही बहुत सारी माइंस हैं, तो फिर आप जब माइनिंग इंजीनियर हो आपको पता है कि कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हो जिससे कि मिनिमम फॉरेस्ट को आप डैमेज कर पाओ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरी इंजीनियरिंग की नॉलेज है वो तो यूज हो ही रही है। तो इस तरह से मैंने जो है फाइनली माइंड मेकअप किया और अपनी प्रिपरेशन परस्यू करी। ऑल्दो बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशन की मैंने हेल्प नहीं ली। कॉलेज के टाइम पे मैंने एक स्टार्टिंग में मुझे समझ में आ गया कि दिस एग्जाम इज मोर अबाउट योर सेल्फ स्टडी देन एनी हेल्प फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आपको बुक लिस्ट पता चल जाएगी, आपको बेसिक चीजें कोचिंग हेल्प कर देगी जानने में, बट अल्टीमेटली आपको घर पे आके जब तक आप खुद कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम इस तरह का नहीं है कि उसमें बहुत फैक्चुअल चीजें आपकी आ जाती हैं कि आपने रटा है और कर लिया। जब तक आप खुद उसके बारे में सोच नहीं रहे होगे कि आपने इन्फ्लेशन किताबों में पढ़ा तो क्या आप जब मार्केट में गए तो वही चीज आपको मिली, आपने वो फील करी, वो क्वेश्चन उस तरह का बना देते हैं कि वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। तो फिर ज्यादा से ज्यादा मैंने सेल्फ स्टडी करी और फिर ग्रेजुअली अपने थर्ड अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स आईएफएस का क्वालिफाई करके फाइनली 39th रैंक के साथ इन यूपीएससी आईएफएस क्वालिफाई करा और दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया। जी सर। सर आप एक आईएफएस अधिकारी हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आईएफएस अधिकारी के तौर पे हमारी क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सर आप थोड़ा सा इसके बारे में हम सबको गाइड करिए। आईएफएस एक्चुअली जब मैं सर्विस में आया था तो बस ये सोच के, क्योंकि घर पे भी जब मैंने जितना देखा तो मैंने सिर्फ यही चीजें देखी कि हम नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं और बहुत सुकून मिलता है, जो कि एक्चुअली ट्रू है। बट वो सुकून बरकरार रखने के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या क्या कर रही है वो मैंने सर्विस के अंदर आके देखा। बेसिकली जो काम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के वो दो तरह से डिवाइड हो सकते हैं, एक है डेवलपमेंटल काम, एक है रेगुलेटरी नेचर ऑफ वर्क। तो हमारे 7 एक्ट हैं जिसके अंदर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस काम करती है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005, यूपी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट और यूपी सॉ मिल एंड वुड इंडस्ट्रीज रेगुलेशन। तो अब इसमें इन एप्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या क्या काम करती होगी। जैसे अब मैं अगर अपना रूटीन वर्क आपको समझाऊं तो जैसे
कोई प्रोजेक्ट है, रोड को चौड़ा करना है जी तो उसका एनओसी क्लियर करना, हमको ये देखना है कि डेवलपमेंट भी हो, रोड चौड़ी हो जाए, 4 लेन हो जाए, पर उसके किनारे पेड़ अगर कट रहे हैं तो पेड़ फिर से लगाए जाएं उसको। और अगर कोई वाइल्ड लाइफ है, मान लो उसको रोड के इस तरफ से इस तरफ जाना है, जी तो अब रोड आ जाएगी तो वो वाइल्ड लाइफ फ्रेगमेंट हो गया, तो या तो आप ओवरब्रिज प्रोवाइड करें, पतली रोड है तो ऐसे पेड़ लगाएं कि पेड़ ऊपर से जुड़े हों तो जी बंदर एक से दूसरी तरफ जा पाए। इस जी तरह की जो माइनर चीजें हैं डेवलपमेंट में, उसको हम लोग फोकस करते हैं। इसी तरह से रेलवे में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका एनओसी हम लोग इस कंडीशन पे देंगे कि रेलवे भी डेवलप होनी चाहिए, पर साथ में फ्रेगमेंटेशन अगर है हैबिटेट का, एलिफेंट क्रॉसिंग है तो रेल क्या रुक रही है वहां पे उस जगह के लिए, ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। बाकी कोई भी, क्योंकि यूपी में ट्री कवर 7% तक आ गया था, जी सर तो फिर इसको रेगुलेट करने के लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आपको कोई भी पेड़ कट करना है जी तो आपको परमिशन लेनी होती। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या आपको जरूरी है वो पेड़ कटना, क्या आपके घर का डिजाइन ऐसा हो सकता है कि बिना पेड़ काटे वहां पे घर बना पाए। जी तो इस तरह की चीजें, अगर हमको एनिमल अटैक की इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर, जैसे लेपर्ड आ गया किसी गांव में, अभी रिसेंटली फरुखाबाद में एक लेपर्ड आ गया था तो उसने 10 लोगों को इंजर्ड कर दिया। अब अब लेपर्ड को भी हमको बचाना है क्योंकि उसके जंगल तो कट गए, तो वो अब बाहर आ रहा है, तो उसकी भी एज इन पूरी तरह से हम गलती नहीं मान सकते कि वो बाहर आ गया, तो हमको उसको सेफली निकालना है, लोगों को भी बचाना है, फिर लोगों को उस लेपर्ड को रेस्क्यू करना है। जी स्टूडेंट अवेयरनेस के लिए जू में विजिट्स करवानी है, जी इंडस्ट्री जो वुड इंडस्ट्री है उनको रेगुलेट करना है, तो और प्लांटेशन ड्राइव्स करनी है, तो प्लांटेशन इंक्रीज करना है। एसटीपी प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, रिवर्स हमारे क्लीन है कि नहीं, नाले बह के रिवर में तो नहीं जा रहे हैं, गंगा हमारी क्लीन है कि नहीं, एयर पॉल्यूशन डिवाइसेस लगे हैं तो क्या वो काम कर रहे हैं, जैविक खेती बढ़ रही है कि नहीं। मतलब बहुत वैरायटी में जो एनवायरमेंट रिलेटेड काम है वो बेसिकली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक होलसम तरीके से देखती है। सर अभी आपने बताया कि जैसे किसी को छोटा सा पेड़ भी काटना है तो भी फॉरेस्ट से परमिशन लेना होता है या फिर अफसर से। सर बट जनरली हम लोग देखते हैं कि काफी लोग नहीं लेते हैं, काफी लोग पेड़ ऐसे ही काट देते हैं। सर उनके लिए क्या किया जाता है? उनके लिए जैसे हम लोगों के डिसिप्लिनरी, जैसे पुलिस में एफआईआर कहते हैं वैसे फॉरेस्ट एफआईआर एक होता है जी जिसमें आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे केस रजिस्टर होता है। जी उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एक डिफरेंस है पुलिसिंग वाले केस से रिलेटेड, जी कि हम लोगों को कंपाउंडिंग पावर होती है जो अपने कोर्ट में जी कुछ फिक्स टाइम पीरियड के अंदर हम लोग जुर्माना लगा के, वही मान लो उन्होंने पेड़ काटा है, हमने उनकी एफआईआर फॉरेस्ट वाली जिसको H2 कहते हैं, जी H2 एफआईआर हम लोगों ने रजिस्टर कर ली। उसके बाद हम लोग उसको या तो जुर्माना लगा देंगे 1 दिन के अंदर, अगर मान लो उसका पेटी ऑफेंस है, और अगर उसका वो रेगुलर हैबिचुअल ऑफेंडर है, हमको लग रहा है कि इसके ऊपर और कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, जी सर तो उस केस में हम लोग उसका केस पुट अप करके कोर्ट में भेज देंगे, जिसमें उसको इम्प्रिजनमेंट या ऐसे टफ तरह की वो पनिशमेंट दी जाएगी। अगर वो रेगुलर बेसिस पे ऐसे काम कर रहा है, गवर्नमेंट ट्री काट दे रहा है, इलीगल जो है लकड़ी माफिया के ग्रुप में शामिल है कि लकड़ी चुरा के बेच रहा है इलीगली जो दूसरों की है, जो उसकी भी नहीं है, अगर उसी के फार्म पे वो अवेयर नहीं है, उसने काट दिया है, तो उस केसेस में हम लोग समझाते भी हैं और माइनर पेनल्टी लगाते हैं कि आपको ये चीज नहीं पता थी तो आप थोड़ा सा माइनर जुर्माना दे दीजिए, और आप अपना, आपको भी हम फैसिलिटेट करेंगे कि आप भी ये लॉफुली चीजें करें। अगर आप फिर भी हैबिचुअली कर रहे हैं, आप लकड़ी माफिया टाइप की चीजों में हैं कि हिमाचल प्रदेश से भी आप लकड़ी मंगवा ले रहे हैं जंगल से, हमारे भी जंगल से ही काट के ले जा रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट लैंड रोड के किनारे भी है, अब हम केस नहीं बुक करेंगे तो रोड के किनारे लोग चुपके से पेड़ काट जाएंगे, तो उन सब ऑफेंडर्स के लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट पेनल्टी होती है। फिर इम्प्रिजनमेंट और चीजों पे भी हम लोग जाते हैं उन बहुत ही छोटे माइनर लोगों के लिए जी सर। उस केस में। सर यूपीएससी का जब एग्जाम होता है तो सर उसमें सर एक होता है जिसके थ्रू लोग आईएएस आईपीएस आईआरएस बनते हैं। सर आप लोग का जो एग्जाम होता है आईएफएस का थोड़ा सा अलग होता है, उसके लिए थोड़ा सा अलग सिलेबस होता है, अलग एग्जाम पैटर्न होता है। सर उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को गाइड कीजिए। इसमें ऐसा होता है कि जब हम लोग यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं जो फरवरी का अराउंड आता है, उसमें आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है इंडियन वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तीसरा बोथ।
जी, तो फिर जैसे आप बोथ पे मान लीजिए आप क्लिक कर दे रहे हैं, जी, तो आपका प्रीलिम्स कॉमन होता है, या फिर आप किसी पे भी क्लिक कर रहे हैं, प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज का और जो है इसका फॉरेस्ट सर्विस का कॉमन होता है। जी, तो जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देते हैं, इसमें फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा होता है, अराउंड 10 मार्क्स, तो थोड़ा उसमें और एक्स्ट्रा आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है। जी, जैसे आप आईएएस और सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम दे रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स में हल्का सा कम फोकस करके वो वाला टाइम अपने ऑप्शनल को और उन चीजों को दे सकते हो, बट यहाँ पे आपको प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ा और पहले से शुरू करनी होगी, जी, जिससे कि आप वो एक्स्ट्रा मार्क्स ला पाओ। फिर आपके सिविल सर्विसेज में एक ही ऑप्शनल होता है, जी, यहाँ का मेंस अलग हो जाता है सिविल सर्विसेज से, जहाँ आपको 2 ऑप्शनल पढ़ने होते हैं। जी, 2 ऑप्शनल जैसे मेरे थे, फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी। जी, फॉरेस्ट्री, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस थोड़ी सी स्पेसिफिक भी है, जी, कि आपको नेचर के बारे में वो चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको मान लीजिए प्लांट्स रेस करने हैं नदी के किनारे, तो कौन सी स्पीशी चलेंगी जो पानी में डूब के भी चल जाए। अब जो नॉर्मल चीजें हैं उनसे ज्यादा टेक्निकल है ये, जी, इसलिए इसका मेंस का एग्जाम थोड़ा अलग करा गया है, और फिर आप मेंस और इंटरव्यू अलग होता है, जिसमें आप क्वालिफाई करके फिर अपना आपको कैडर एलोकेट होता है, फिर आप बाकी सर्विसेज के टेंडर में ही उसमें काम करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके। जी सर। सर जब हमारा आईएफएस जो ये होता है, पोस्ट होता है, क्वालिफाई हो जाता है, सर उसका ट्रेनिंग हमारा किस तरीके से होता है? क्या सबका ट्रेनिंग साथ में होता है? सिविल सर्विस जो वो होते हैं ऑफिसर्स होते हैं उनके हाँ साथ में, कि हम लोग का ट्रेनिंग अलग से होता है? हाँ, इसमें क्या होता है कि जितनी भी सर्विसेज हैं, जी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और फॉरेन सर्विस जी, और डिफेंस अकाउंट, डिफेंस एस्टेट, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सबका फाउंडेशन कोर्स होता है जो अगस्त में शुरू होता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में। जी सर, उनका फाउंडेशन कोर्स 4 मंथ्स का होता है जो सब लोग एक साथ करते हैं। जी, उसके बाद सब अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमीज में चले जाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की टेक्निकल एकेडमी भी है, वो लोग वहां पे कंटिन्यू करके वहीं पे अपना सेकेंड फेज ऑफ ट्रेनिंग भी करते हैं। बाकी जो भी सर्विसेज हैं, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IGNFA देहरादून में, उसके जो ऑफिसर्स होंगे वो जाएंगे। पुलिस सर्विस के जो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में चले जाएंगे, और फॉरेन सर्विस के सुषमा स्वराज एकेडमी दिल्ली में चले जाएंगे। इस तरह से फिर वहां पे हम लोगों की देहरादून में करीब 2 साल ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग करते हैं। 1 महीने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में करते हैं, जो कि हमारा एकेडमी मिलिट्री एकेडमी कॉमन है, कॉमन कैंपस है। तो 1 महीने जो राइफल शूटिंग, स्विमिंग और एक्वेस्टेरियन हॉर्स राइडिंग वाला इंडियन मिलिट्री एकेडमी में करते हैं, और जो पिस्टल शूटिंग हम लोग नेशनल पुलिस एकेडमी में करते हैं, और पार्लियामेंट अटैचमेंट हम लोग दिल्ली में करते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग होती है वो पन्ना या फिर MP के किसी जंगल में जंगल सर्वाइवल करते हैं। मतलब आप जंगल में अगर खो जाते हैं या अचानक से अटैक हो जाता है, तो आप कैसे 1 महीने तक वहां पे कैसे कौन कौन सी चीजें खा सकते हैं, कैसे अपना डिफेंस बना सकते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे आप पे वाइल्ड एनिमल अटैक ना करें, इस तरह की ट्रेनिंग होती है। रिवर एक्सपोजर होते हैं, जहाँ पे हम लोगों को बहती नदी में फेंक दिया जाता है, फिर आपको बच के बाहर निकलना होता है नदी से। जो भी नेचर में आप चीजें कर सकते हैं, उसके अराउंड हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने कैडर में। कैडर में फिर 4 महीने की ट्रेनिंग होती है ऑन फील्ड डिस्ट्रिक्ट में। जब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DM के साथ अटैच होते हैं, SP के साथ, DFO के साथ तो रहते ही हैं हर टाइम, और डिस्ट्रिक्ट जज के साथ अटैच होते हैं, मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग्स में जाते हैं, वो तो आपको रेगुलरली वैसे भी आफ्टर DFO चार्ज करना है। 4 महीने वो ट्रेनिंग करने के बाद फिर आपको रेंज ऑफिसर का चार्ज मिलता है, और फिर फाइनली आपको DFO का चार्ज मिलता है। इस तरह से रहता है पूरा। सर काफी लंबा जो प्रोसीजर हाँ, होता है बहुत ट्रेनिंग। बहुत ट्रेनिंग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और ये हर ऑल इंडिया सर्विस की ट्रेनिंग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। जो कि मैं अब सर्विस में आ गया हूँ, मैंने 5 नवंबर को फरुखाबाद में आज DFO चार्ज लिया है। तो मैं रियलाइज करता हूँ कि वो कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपको लॉ भी पता होना चाहिए, ऑन फील्ड टेक्निक्स भी पता होना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, लोगों से भी आपका जुड़ाव होना चाहिए, तभी एक होलसम तरीके से आप एज ऑफिसर, क्योंकि आप फील्ड में तो कुछ ही टाइम रहोगे ये किसी भी ऑल इंडिया सर्विस में, फिर आप मिनिस्ट्री में जाओगे, आप पॉलिसी मेकिंग करोगे, किसी कमीशन में, नेशनल टाइगर अथॉरिटी में, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में, कॉम्पिटिशन कमीशन में, कहीं भी आप जाओगे, तो आपको एक बहुत होलसम
नॉलेज चाहिए, तभी आप वहाँ पे एज गुड ऑफिसर परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं तो बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि जो आप ऑल इंडिया सर्विस में आने के बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग करते हो, उससे आपको जो इतनी कम स्पैन ऑफ टाइम में कैप्सूल दिया जाता है, उसके बिना आप एक अच्छे ऑफिसर की तरह काम नहीं कर पाओगे। तो मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ इसको, डीओपीटी का जो पूरा है सेटअप जिसमें आप करवाया जाता है। सर आपने पहले सर आईआईटी बीएचयू से सर ग्रेजुएशन किया, आपने आईआईटी क्वालिफाई किया, हाँ, उसके बाद आपने 2 बार सर हो स्टेट गया। पीसीएस क्वालिफाई किया, जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट और जेल सुपरिटेंडेंट बने। आपने एक बार सीआरपीएफ क्वालिफाई किया है। तो सर हम क्या ये बोल सकते हैं कि आप शुरुआत से ही ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, या फिर आपने बाद में सर एजुकेशन पे ध्यान दिया, बाद में आप अच्छे हुए पढ़ने में? सर थोड़ा सा बताइए बैकग्राउंड थोड़ा सा। मुझे शुरू से ही जो है स्टडीज में इंटरेस्ट था, पढ़ने में इंटरेस्ट था, बट मेरा हमेशा से ऐसा था कि अगर मेरा मन लगेगा तो ही मैं वो चीज पढ़ पाऊंगा। तो मैंने जो आईआईटी एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, उसमें जब मैं अपने कोचिंग में था तो मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो मैं केमिस्ट्री का अटेम्प्ट ही नहीं करता था, 0 मार्क्स लाता था। पर फिजिक्स और मैथ्स में इतने ज्यादा लाता था कि ऑल ओवर मेरा स्कोर ऐसा हो जाता था कि मेरा सेलेक्ट हो जाता था। तो मेरे टीचर ने भी ऐसे स्टूडेंट नहीं देखे थे कभी कि जो एक सब्जेक्ट छोड़ ही दे रहे हैं, और मैं पर ऐसा ही था, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाता था वो चीज। तो फाइनल भी जब मैंने आईआईटी का दिया, तो केमिस्ट्री में जो जस्ट पास होने के लिए चाहिए बस 20-25 नंबर उतने ही थे मेरे, और बाकी जो मुझे अच्छा लगता था, फिजिक्स मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं उसमें बहुत अच्छे से पढ़ता था, रात रात भर एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा भी हो जाता था। तो मेरा हमेशा ऐसा रहा कि मुझे जो चीज पसंद है, अगर मान लो वो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, इवन यूपीएससी में पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब मुझे बहुत पसंद था, तो उस पर मैं ज्यादा फोकस करता था। और जो पसंद नहीं है उसको, मतलब ऐसा नहीं है मेरा कि कंपटीशन क्लियर करना है तो आपको जो बैलेंस करना होता है उतना तो मान लीजिए आपको करना ही है, पर उसके अलावा जो मन जो लगता था मेरा, वो कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट ही थे, और वो मैं अभी भी पढ़ता हूँ। इवन आफ्टर एग्जाम मेरा हो गया है, पर मैं पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर में वो चीजें आती हैं तो मैं पढ़ता हूँ। तो ये आप कह सकते हैं कि ऐसा रहा। सर जो एस्पिरेंट शुरुआत से उतने अच्छे नहीं रहे पढ़ने में, मतलब बहुत ब्राइट नहीं रहे हैं, और उनको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना है, अब वो चाहते हैं कि अब वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दें, तो सर किस तरीके से सर एजुकेशन में अपना सर ये रुझान ला सकते हैं, उनको ये एजुकेशन को लेकर उनके अंदर अच्छी फील आ जाए? इसमें तो बहुत सारे टॉपर हैं हमारे जो एक्चुअली कभी जिन्होंने, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन करिकुलम है स्कूल का, वो आपको बेसिक एजुकेशन के लिए बनाया गया है, वो आपको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप एक पर्टिकुलर चीज करो, आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है। बट ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हम अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आपका स्कूल, आपका कॉलेज बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे आपको ग्राउंड में काम करना होता है, आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, बहुत लिमिटेड फंड है, आपको इनोवेटिव आइडिया लाने हैं कि हम तालाब कैसे खुदवा दें बिना पैसे के, कैसे हम पेड़, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम लोगों को नर्सरी में सीड, जो ये फल बेचते हैं, जो अनार का, उसका सीड हम लोग कलेक्ट करके कि फल वालों से ही लेके आप उगा दो, कि आपको मार्केट से खरीदना ना पड़े। तो ऐसी चीजें आपके दिमाग में, आपको क्रिएटिव चीजें लानी है, जिसमें आपका फाइनेंस कम लग रहा है, तो वो पढ़ाई से बहुत डिफरेंट है। और इवन जो यूपीएससी का एग्जाम है, वो ऐसा नहीं बनाया गया है कि आपको रटना है। कई लोग तो इंटरव्यू, मैंने खुद ऐसी चीजें फेस करी कि आपका इंटरव्यू हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके पास 10 दिन है, आपको प्रीलिम्स देना है। तो यूपीएससी भी ये चीज जानता है, तो वो भी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है। आपको अगर वो चीज में, उस चीज में इंटरेस्ट है कि आपका सिस्टम कैसे चल रहा है, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट का काम प्राइम मिनिस्टर से कैसे अलग है, आपको फील्ड में लोगों की समस्या क्या है, उनको एम्प्लॉयमेंट आप कैसे दे पाओगे, इस पे ही प्रीलिम्स भी है। प्रीलिम्स भी अगर आप कोई डीपली एनालाइज करेगा तो वो रटने वाला वो जो है सिनेरियो नहीं है, उसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी पढ़ाई, आप पहले कैसे अपने एजुकेशन, स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में कैसे रहें, आपका ये बिल्कुल बहुत डिफरेंट चलेगा। तो सर अच्छा सर, आपने बताया कि जो ये आईएफएस एग्जाम का जो प्रीलिम्स होता है, इसमें ज्यादा नंबर लाने होते हैं सिविल सर्विस के कंपैरिजन में, तो सर आपके लिए सर ये प्रीलिम्स तो चैलेंजिंग रहा होगा, तो सर आप प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच रखते थे, मतलब कि आपके प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होते थे, कैसे आप ज्यादा नंबर स्कोर करते थे? प्रीलिम्स एक्चुअली चैलेंजिंग तो रहा ही अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहला अटेम्प्ट जब मैंने कॉलेज के बाद दिया
शुरू तो मैंने पहले तो पीसीएस ही दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास 6 अटेम्प्ट्स हैं यूपीएससी के, और मैं अगर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मान लो मुझे आगे चल के जरूरत पड़े, तो मेरा नहीं हुआ। पीसीएस के प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ। और ग्रेजुअली मेरी अप्रोच ये रही कि फिर जो फाइनली एक रिफाइंड फॉर्म में बाहर आया कि अब मेरा प्रीलिम्स फिर एक लेवल के बाद जब होना शुरू हुआ, 2020 में मेरा पहला यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, उसके बाद मेरा हमेशा क्वालिफाई हुआ। तो वो जो रिफाइंड स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि एक तो आपको हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं रहे, जैसे मान लीजिए मौर्यन एम्पायर है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत डीप नहीं जाना है कि कॉइन कौन से थे, पर डायनेस्टी ये थी, इसके बाद ये डायनेस्टी आई, इसके बाद ये जो मुगल फाइनली आ गए हमारे, फिर ब्रिटिशर आ गए, तो वो चेन क्या थी, कौन कौन आए, उनका एम्पायर लगभग कितना रहा, वो सब चीजें। कोई भी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी क्या है, पॉलिटी में हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कैबिनेट क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे होते हैं, जो बहुत बेसिक चीजें हैं, उन पे फोकस रहा। वो चीजें एक बार आप पढ़ लेते हो तो आप भूलते भी नहीं, आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट जब देते हो तो आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये खुद रियलाइज होगी कि ये रटने वाला एग्जाम नहीं है। आपने एक बार पढ़ लिया, आपको बेसिक पता चल गया, तो आप फिर कभी भी वो एग्जाम दोगे, आप देख के समझ जाओगे, अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ये बहुत अलग है। अब प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में उन्होंने दे दिया कुछ एकदम ही वेग सा ऑप्शन, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे स्ट्रक्चर में इस टाइप से नहीं है। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने से ही स्टूडेंट जान सकता है। सर एक तो मॉक टेस्ट होता है, सर एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मॉक टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो मैं सिलेबस में ही मानता हूँ। मतलब वो आप ऐसे नहीं दीजिए कि आपने एक बार पेपर दे दिया प्रीवियस, बस मॉक टेस्ट तो आप दे देते हो, देख लेते हो, थोड़ा बहुत चीजें लिख लेते हो, टेस्ट की तरह देते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सिलेबस है, वो तो आपको सिलेबस की तरह देखना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आए, हर एक टॉपिक आप लिस्ट डाउन कर लो, उसको आप जरूर पढ़ो एग्जाम से पहले, क्योंकि यूपीएससी वो इम्पोर्टेंट मान रही है। आपका एक्सपोजर लेवल बहुत कम है। यूपीएससी के जो चेयरमैन है, जो वहाँ ऑफिसर हैं, वो किसी और कैडर में तमिलनाडु में 10 साल एज कमिश्नर, डीएम, और वो बहुत सारी मिनिस्ट्रियल पोस्ट बहुत या कई जगह सर्व कर चुके हैं। उनको पता है कि एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड क्या चाहिए आपको। तो आप उनका जो पूछा जा रहा है उससे आप ये जानोगे कि करंट सिनेरियो में 2020-22 में कौन कौन से इशू थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कमीशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये चीजें जरूर जाने एज न्यू ब्यूरोक्रेट्स और इन पे वर्क करें। इसलिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय हार्ट आपको एकदम हर एक टॉपिक उससे जुड़ी चीजें याद होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सर मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करके छोड़ नहीं देना, उसका डीप एनालिसिस भी साथ साथ कर लेना है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सर हमने बाकी सब कुछ तो डिस्कस कर लिया है जो भी इम्पोर्टेंट होता है। सर अगर आप लास्ट में कुछ अपने तरफ से एस्पिरेंट को सजेस्ट करना चाहें तो सर प्लीज। मैं बस एस्पिरेंट से यही बोलूंगा कि जो भी लोग इस तैयारी में आ रहे हैं वो मेरी अगर जर्नी को देखेंगे तो स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो बहुत टफ होता है। आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा होता है, आपको लोग बोल रहे होते हैं कि तुमने इतना ज्यादा, मैंने तो आईआईटी से ग्रेजुएशन किया था, कि आप फॉरेन में चले जाओ, आपके पास इतने एवेन्यूज हैं, आप कुछ भी ऐसा सर्टेन वे ले लो जहाँ पे सर्टेनिटी है। आपसे कहा जाएगा अगर प्रीलिम्स नहीं होगा कि कुछ और भी देख लो, कुछ और करने की सोच लो। तो आपको उन सब चीजों पे मतलब आप दूसरों की बात सुन सकते हो, उनका पर्सपेक्टिव देख सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको टाइम देना होगा इस प्रिपरेशन में। इस प्रिपरेशन के रिजल्ट थोड़े टाइम के बाद ही आते हैं, और एक बार आने लगते हैं फिर आने लगते हैं। क्योंकि जो मेरा जब 2020-19 में एग्जाम क्वालिफाई होना शुरू हुआ तो लगातार फिर मेरा मतलब बिल्टअप हुआ कि मैं समझने लगा कि अच्छा इस तरह से चीजें करनी है। हम लोग स्टार्टिंग में कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन जो आज हैं उन्होंने क्या क्या फेस किया, क्रिकेटर्स हैं, कोई भी जो अच्छा कर रहा है किसी भी फील्ड में, वो 1 साल 2 साल में अचानक से नहीं कर रहा है, उसने बहुत स्ट्रगल्स देखे। तो मेरा बस यही एडवाइस रहेगा हर स्टूडेंट को कि आप इस जगह आए हो तो आप मन में बना के रखो कि हमको पब्लिक के लिए कुछ करना है, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, खुद के लिए। आपकी स्ट्रगल्स के जो फ्रूट हैं, आपने 2 साल स्ट्रगल कर लिया, आपका नहीं हो पाया, तो आप उसी में थोड़ा सा और एफर्ट्स दे के तीसरी बार में उसको करके
जितनी आपने नॉलेज गैदर करी है आप पुटअप करके ऑन फील्ड सर्विस में आके कर पाओगे। उसी चीज को अगर आप छोड़ दोगे अचानक से 2 साल ये कर रहे हो, फिर 2 साल कुछ और कर रहे हो, 2 साल फिर कुछ और कर रहे हो, तो आप वो कंसोलिडेटेड एक चीज में नहीं कर पाओगे। अगर आपको बैकअप चाहिए, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे, एग्जाम देने का मतलब ये था मेरा कि मुझे एग्जाम एनवायरनमेंट फील करना होता था। मैंने इवन एसएससी का एग्जाम दिया, ये जो इंश्योरेंस के एग्जाम दिए, बैंकिंग के, आरबीआई के भी कुछ एग्जाम दिए और बिना पढ़े दिए। पर क्यों दिए मैंने? क्योंकि मुझे जो यूपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स 1 साल में फिर अगले साल होगा, बीच में 1 साल आप मॉक दे रहे हो। मॉक में आप क्या है कि आपको पता है कि ये थोड़ा नकली टाइप का ही एग्जाम है, मतलब एग्जाम जो है आप एसेस करने के लिए दे रहे हो, उसके कुछ रिपरकशंस नहीं। पर आप जब एग्जाम हॉल में, रियल एग्जाम में दूसरे बच्चों का स्ट्रेस देखते हो जो एसएससी में 1 साल से पढ़ाई करके वहां आए हैं, फिर आप उस सेटअप में होते हो, सीरियस एनवायरनमेंट होता है, आप मोबाइल खोल के नहीं देख सकते, आप एग्जाम दे रहे होते हो, आपको एग्जामिनेशन फील आती है। उससे क्या होता है कि ग्रेजुअली जब आप बहुत एग्जाम दे देते हो, आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस एग्जामिनेशन सेटअप में। बाकी एज कैरियर बैकअप आप स्टार्ट में, आजकल इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो कर सकते हो। बाकी आप अगर सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मैं तो अब बहुत स्कूल में विजिट्स में जाता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, तो इवन टीचिंग और बहुत आपकी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। हमारी जो एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट हैं जो फरुखाबाद में मेरे साथ हैं, उन्होंने पीएचडी करी है एनवायरनमेंट से, अब एज ए एक्सपर्ट हमारे साथ काम कर रही हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप बस खुद पे फोकस करें, अपने एग्जाम पे फोकस करें। ये बिल्कुल नहीं सोचें कि नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे थॉट्स अपने मन में नेगेटिव चीजें नहीं लाएं, अच्छा काम करते रहें, ग्रेजुअली जरूर आप बहुत ही अच्छा अपने लाइफ में कर पाएंगे। सर आपने एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम सबको काफी अच्छे से गाइड किया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम सब ने देखा, सर ने हमें काफी सारी स्ट्रेटजीज बताई प्रीलिम्स के लिए हुआ, और आपको तैयारी किस तरीके से करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।